Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई आज एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनने वाला है, आज एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो बनने वाला है फ्रॉम द रेगुलर रिव्यू प्रीव्यू फुटबॉल ट्रांसफर्स। आज हम प्रॉपर डीप करेंगे कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स को, प्रॉपर टैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि भाई 10 गेम हो चुके हैं 2023-24 के सीजन में एंड कार्लो एंचेलोटी का सिस्टम अब फाइनली क्लिक कर रहा है जिस तरीके से उसे करना चाहिए। हम प्लेयर प्रोफाइल्स की बात करेंगे, किस प्लेयर का क्या स्पेसिफिक रोल है उसके बारे में बात करेंगे। क्या 4-4-2 डायमंड इसलिए सेटअप कर दिया गया था क्योंकि जूड बेलिंगम आपके टीम में थे और आपके पास एक्स्ट्रा नंबर 9 नहीं था? क्या रियल मैड्रिड इसलिए 4-4-2 डायमंड में गई थी, या फिर ये एक मास्टरमाइंड मास्टर स्ट्रोक प्लान था कार्लो एंचेलोटी का? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना अगर तुमने अब तक नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुमने अब तक नहीं किया है एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। भाई सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे कि इससे पहले, इस सीजन से पहले रियल मैड्रिड एक 4-3-3 में जाती थी, जहां पर एक सिंगल पिवट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हुआ करता था कैसेमीरो नाम का। लास्ट ईयर भी रियल मैड्रिड एक सिंगल पिवट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर के साथ जाती थी जो थे ऑरेलियन चुआमेनी, जो इस साल भी हैं आपकी टीम में। लेकिन रियल मैड्रिड का जो 4-3-3 सिस्टम था ना, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, बिकॉज उस सिस्टम के साथ रियल मैड्रिड मल्टीपल चैंपियंस लीग्स और मल्टीपल ला लीगा जीती है। तो क्या ऐसी आन पड़ी रियल मैड्रिड को और कार्लो एंचेलोटी को कि इतने प्रोफिशिएंट सिस्टम को आपको चेंज कर जाना पड़ा, इतने अच्छे सिस्टम को, इतने प्रॉपर सेट रूटीन टैक्टिकल सेटअप को आपको चेंज करना पड़ा? क्या रीज़न था उसके पीछे? द डिपार्चर ऑफ कारिम बेंजेमा। सबसे पहली चीज़, रियल मैड्रिड के जो प्रोलिफिक गोल स्कोरर थे, प्रोलिफिक नंबर 9 थे कारिम बेंजेमा, सेकेंड ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर, वो क्लब को छोड़ के चले जाते हैं एंड यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास एक भी नंबर 9 नहीं आते। वो विक्टर ओसिमेन को साइन कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं करा। हैरी केन को अपने हाथ से जाने दिया एंड सिर्फ एक मार्की साइनिंग होती है रियल मैड्रिड की पूरी समर में, वो होती है जूड बेलिंगम की। जूड बेलिंगम अराइव करते हैं समर में एंड यूजुअली जो जर्मनी में उनका रोल था बोरुसिया डॉर्टमुंड में, वो एक डबल पिवट का था। अगर आप पिछले साल का सिस्टम उठा के देखो जूड बेलिंगम का एट बोरुसिया डॉर्टमुंड, वो एक 4-2-3-1 में ऑपरेट करते थे, जहां पर जूड बेलिंगम एक डबल पिवट के रोल में आपको ज़्यादातर दिखते थे। जब मार्को रॉयस को वो इंजरी हो गई थी, तब जूड बेलिंगम को ट्राई किया गया था एट कैम एंड वहाँ पर उन्होंने डिसेंट परफॉर्म करा है। अगर आप सिर्फ बेलिंगम के स्टैट्स देखोगे ना, काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। अभी यहाँ पर आप बोलोगे विधान भाई, अगर आप चेंज की बात कर रहे हो तो जूड बेलिंगम के प्रोग्रेसिव पासेस में या फिर प्रोग्रेसिव कैरीज में तो इतना वाइड चेंज कैसा है? वो स्टैट्स इतने गिर क्यों गया? क्योंकि जूड बेलिंगम एडवांस पोजीशंस पे अब ऑपरेट करता है, पहले नहीं करता था। जूड बेलिंगम को पहले डीपर पोजीशंस में रखा जाता था, जहां पर वो डबल पिवट से ऑपरेट करके बॉल डालते थे अपने फेलो अटैकर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर ही इज बीइंग दैट अटैकर, ही इज बीइंग हिम, ठीक है ना, ही इज बीइंग दैट अटैकर एंड उनका रोल बिल्कुल बिल्कुल रीडिफाइन कर दिया है यहाँ पर जूड बेलिंगम को कार्लो एंचेलोटी ने। उसकी फिजिकल प्रोग्रेस, उसकी लंबी हाइट, इन सारी चीज़ों का एडवांटेज उठाया जा रहा है एंड जूड बेलिंगम इज ऑपरेटिंग इन द बॉक्स। अगर अब तुमको लगता है कि जूड बेलिंगम एक नंबर 10 का रोल सिर्फ निभा रहे हैं, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जूड बेलिंगम का एंटायर जो रोल है एट रियल मैड्रिड राइट नाउ, इट इज़ नॉट एंटायरली ऑफ अ नंबर 10, ठीक है? वो एक शैडो स्ट्राइकर का रोल निभा रहे हैं, मैं तुम लोगों को वेरी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। एंड जो भी तुमने 2-3 गोल्स देखे जो जूड बेलिंगम ने टैप इन से मारे थे, तुम उन क्लिप्स को ध्यान से फिर से देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये बंदा शैडो स्ट्राइकर खेल रहा है, नंबर 10 नहीं है ये बंदा। क्योंकि अगर आप नंबर 10 को देखो ना, कभी भी आप डेब्रोइना की बात कर लो या फिर आप एक बार के लिए लुका मॉड्रिच की भी बात कर लो या किसी भी कोई भी एक प्रोफाउंड नंबर 10 की बात कर लो जो वर्ल्ड फुटबॉल में था, इसको हामेस रोड्रिगेज जितने भी हैं, वो कभी भी बॉक्स में ना एक मतलब एकदम डायगनल रन नहीं मारते थे, एकदम स्ट्रेट रन नहीं मारते थे टू विन द बॉल। वो एक स्ट्राइकर्स फिनिश होती है, ठीक है? मतलब डायरेक्टली रन इनसाइड द बॉक्स वो एक स्ट्राइकर करता है। आपने करीम बेंजेमा को वो करते हुए देखा है, आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को करते हुए देखा है, आप एट दिस वेरी मोमेंट अर्लिंग हालैंड को करते हुए वो देखते हो। अभी रियल मैड्रिड में कोई है नहीं वैसा करने के लिए, बट हाँ जूड बेलिंगम वो कर रहा है, ठीक है, वो रोल निभा रहा है। तो दैट इज अ क्वालिटी ऑफ अ शैडो स्ट्राइकर। वो बॉक्स में जो डायरेक्ट रन मारता है ना जब बॉल डाली जाती है, दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि वो बंदे को अपनी पोजीशनिंग बहुत अच्छी तरीके से और बहुत क्लियरली समझ में आ गई है। अब यहाँ पर अगर मैं और चीज़ों के बारे में बात करूँ, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए पैदा हो जाता है, क्या कार्लो एंचेलोटी ने ये टैक्टिक्स इसलिए यूज़ करी हैं ताकि वो जूड बेलिंगम में से अपना बेस्ट निकाल पाए? द आंसर इज समवॉट यस समवॉट नो। नाउ हियर व्हाई। सबसे पहले जूड बेलिंगम के बेस्ट ट्रेट्स ये नहीं है कि वो नंबर 6 में बेस्ट खेलता है या नंबर 8 में बेस्ट खेलता है, वो ऑल ओवर एज अ मिडफील्डर बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए उसके जो पहले कोच थे माइक डॉट्स एट बर्मिंघम सिटी, उसने उसको नंबर 22 की जर्सी दी थी, क्योंकि ही कैन डू द रोल ऑफ अ नंबर 6 जो कि एक CDM का होता है, नंबर 8 जो कि एक
प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर का होता है या फिर एक नंबर 8 इन जनरल का होता है, और तीसरा नंबर 10 जो होता है क्रिएटिव मिडफील्डर का। अभी जूड बेलिंगम बहुत अच्छी तरीके से इन सबको निगाह रहे हैं, एंड तुम्हें अगर थोड़ी सी भी मैथ्स आती हो 6 + 8 + 10 होता है 22। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी। ठीक है, आई होप आई गॉट दैट राइट, बट जो भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई जो आपको जूड बेलिंगम के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर और चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल सिस्टम की बात करते हैं 4-4-2 डायमंड की। यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी ने पोजिशनल फ्रीडम दे रखी है अपने वाइड रोमिंग मिडफील्डर्स को, जो कि यहाँ पर इन दिस वेरी एस्पेक्ट आर कामाविंगा एंड फेडेरिको वैल्वर्डे। अभी हम सबको पता है कि कामाविंगा और फेडेरिको वैल्वर्डे बहुत ही अच्छे नंबर 8s हैं, फ्लोटिंग नंबर 8s हैं, दे कैन गो वाइड एंड साथ ही साथ नैरो भी आ सकते हैं, एंड बहुत अच्छे से बॉल को कंट्रोल भी कर सकते हैं, एंड डुअल्स भी जीत सकते हैं, एंड बॉल को बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेसिवली कैरी करके आगे लेके जा सकते हैं। 4-4-2 डायमंड में ना इनिशियली वो नंबर 8s का वैसा ही रोल होता है जो एट्रीब्यूट्स कामाविंगा और वैल्वर्डे के पास हैं। तो डायरेक्टली बोलूँ तो कामाविंगा और वैल्वर्डे के भी बेस्ट एट्रीब्यूट्स निकल कर आएंगे इस सिस्टम में। अभी यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी ने इस सिस्टम को एक तरीके से थोड़ा सा यूनिक बनाया, उसके ऊपर मैं टचअप करूंगा आगे जाके, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लो। ऑरेलियन चुआमिनी पे बात है। अभी तुम लोग ने अगर नोटिस किया होगा ये सीजन में ऑरेलियन चुआमिनी के बेस्ट स्टैट्स निकल कर आए हैं, अगर तुम स्टैट्स को इतना फॉलो करते हो। अगर तुम स्टैट्स को नहीं भी फॉलो करते हो तो भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हें समझ में आ ही रही होगी कि ऑरेलियन चुआमिनी इज प्लेइंग वेरी वेरी गुड। नाउ हियर्स वाई, जब रियल मैड्रिड इन डिफेंस लगती है ना, पहली बात तो मैड्रिड ने गोल्स खाना कम कर दिया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सिर्फ 3 गोल कंसीड कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट एटलेटिको मैड्रिड हैम्परिंग जो हुई थी। मैड्रिड जब डिफेंस करती है ना तब एक 4-4-2 में लगती है। अब यहाँ पर एक 4-4-2 डायमंड की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके 4-4-2 फ्लैट की, जहाँ पर आप एक प्रॉपर एक वॉल क्रिएट कर देते हो, आप एक जोन क्रिएट कर लेते हो ऑफ 4 मिडफील्डर्स, जहाँ पर जूड बेलिंगम अपना कैम का स्पॉट छोड़ के ऑरेलियन चुआमिनी के साथ एक पिवट क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर कामाविंगा जाते हैं फ्रान गार्सिया के साथ लेफ्ट हैंड साइड में एक वाइडर रोल निभाते हैं, एंड यहाँ पर सेम मैं वैल्वर्डे के लिए बोलता हूँ जो वो कारवाहाल के साथ निभाते हैं। अभी पिछले साल हमने एक चीज़ बोली थी कि कारवाहाल की बेस्ट फुटबॉल तब निकल कर आती है जब वैल्वर्डे उनके साथ खेलता है, बिकॉज वैल्वर्डे मेक्स कारवाहाल अ लिटिल बेटर। वो सेम चीज़ एंचेलोटी ने यहाँ पर रखी है, एंड यहाँ पर कारवाहाल को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कारवाहाल को शील्ड करने के लिए आपने वहाँ पर फेडेरिको वैल्वर्डे को डिप्लॉय किया हुआ है। नाउ वो जो 2 प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा वाइड हो जाते हैं, एंड यहाँ पर जूड बेलिंगम नंबर 10 हो जाते हैं, एंड यहाँ पर विनीशियस और रोड्रिगो थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे अपनी नेचुरल पोजीशन से, एंड यहाँ पर कवर देना चाहेंगे पूरी टीम को, एंड फिर वहाँ से रियल मैड्रिड अपना काउंटर अटैक लॉन्च करती है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ फिर से चुआमिनी की, तो चुआमिनी का यहाँ पर एक रोल एक एंकर का है। वो डिफेंस टू ऑफेंस ट्रांजिशंस पे अगर आपने लास्ट मैच देखा होगा अगेंस्ट जिरोना, वहाँ पर ऑरेलियन चुआमिनी ने वो अटैक स्टार्ट किया था। वो क्लियर इमेज देता है आपको ऑरेलियन चुआमिनी के रोल की इन दिस 4-4-2 डायमंड, जहाँ पर वो एक एंकर है। वो ट्रांजिशंस को रोकते हैं और ट्रांजिशंस को शुरू करते हैं। ही स्टार्ट्स द ट्रांजिशंस, ही स्टार्ट्स द अटैक्स, ही शील्ड्स द डिफेंस। ठीक है, ये प्राइमरी रोल है ऑरेलियन चुआमिनी का। अब मैं बात करूँ डिफेंस की, हमारे फुल बैक्स का क्या यहाँ पर एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर अगर मुझे रोल देना होगा ना फ्रान गार्सिया को और डैनी कारवाल को, द रियल रीजन वाई फ्रान गार्सिया स्टार्टिंग ओवर फर्लिन मेंडी इज बिकॉज फ्रान गार्सिया क्लिक्स इन द सिस्टम वे बेटर देन फर्लिन मेंडी। फ्रान गार्सिया और डैनी कारवाल को आप जब भी देखो, मैं यहाँ पर एक सोसिएडाड की क्लिप दिखा देता हूँ आपको, बिकॉज मैं वो गेम देख रहा था रिसेंटली हाईलाइट्स में। आपको कारवाल और फ्रान गार्सिया की पोजीशनिंग समझ में आएगी। ये विंग बैक्स की तरह ऑपरेट करते हैं, इनकी पोजीशन है ऑफ अ फुल बैक, लेकिन ये ऑपरेट विंग बैक्स की तरह करते हैं, एंड इनका बेस्ट रोल तब निकल कर आता है जब टोनी क्रूज खेल रहे होते हैं, बिकॉज टोनी क्रूज 3rd सेंटर बैक बन के बैक 3 फॉर्मुलेट कर लेते हैं, एंड वहाँ पर इन दोनों ही फुल बैक्स को विंग बैक्स को डैनी कारवाल और फरान गार्सिया उनको आगे जाके ऑपरेट करने की फ्रीडम मिल जाती है, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड इन ट्रांजिशन या तो 3-2-5 लगी, या तो फिर 2-3-5 लगेगी, या फिर 2-2-6 भी फॉर्मुलेट कर लेगी, जहाँ पर कामाविंगा और चुआमिनी डबल पिवट बनाएंगे, वैल्वर्डे और बेलिंगम आगे जाएंगे फुल बैक्स के साथ, और आपके 2 फॉरवर्ड्स तो आगे हैं ही। अगर मैं 2-3-5 की बात करूँ तो यहाँ पर वैल्वर्डे, कामाविंगा और चुआमिनी पूरी तरीके से पीछे आ जाएंगे, एंड मैं तुम्हें एक स्टार्ट और ला के दे दूँ। जब इन तीनों ने साथ में मिलकर स्टार्ट करा ना ही रियल मैड्रिड ने गोल कंसीड करा है और ना ही रियल मैड्रिड वो गेम हारी है ये सीजन। यार क्लियरली गोज ऑन टू शो कि ये तीनों ही प्लेयर्स हमारे लिए कितने क्विंटेसेंशियल हैं। वैल्वर्डे का एक आई थिंक अंडर द रेडार सीजन जा रहा है, लोग उसको उतना क्रेडिट नहीं दे रहे, देना चाहिए। बट और अगर चीज़ों के बारे में बात करूँ, रूडिगर और अलाबा बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स बन जाते हैं यहाँ पे, स्पेशली जब रियल मैड्रिड बॉल होल्ड कर रही होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। रियल मैड्रिड जब बॉल होल्ड करती है ना तो एक 2-3-5 या फिर एक 3-2-5 या फिर एक 2-2-6 प्राइमरीली ऐसी फॉर्मेशन में लगती है जहाँ पर रूडिगर और अलाबा को आगे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करना होता है।
इस चीज़ पे रूडिगर ने काम करा है। आप ज़्यादा रूडिगर को आगे बॉल भगाते हुए देखते नहीं हो, इतने वो हेस्ट डिसीजंस जो वो यूजुअली लेता था पिछले साल, वो अब नहीं लेता, बिकॉज एंचेलोटी हैज मेड इट वेरी वेरी क्लियर विद हिम कि रूडिगर भाई तेरे को पीछे रुकना पड़ेगा, तू आगे नहीं जा सकता, तेरे को पीछे ही रुकना पड़ेगा। एंड इसलिए रूडिगर पीछे रुक जाते हैं। जहाँ तक सवाल आता है डेविड अलाबा का, सीजन के स्टार्ट में उतना रोल समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन फाइनली वो समझ पाए हैं। दोनों ही बॉल प्लेइंग एबिलिटी दोनों की काफ़ी अच्छी है एंड दोनों ही बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स हैं। इसलिए अगर आपको भी नोटिस करो, मैं यहाँ पर बेलिंगम का गोल हाईलाइट कर दूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड से। यहाँ पर आई थिंक रूडिगर ने बॉल लॉन्च करी होती है एंड वहाँ पर तुरंत बेलिंगम एक फटाफट से इन बिहाइंड रन मारते हैं एंड वो बॉल रिसीव कर लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम कॉज करता है पूरे ऑपोजिशन के डिफेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी कर लो 4-4-2 डायमंड में, आप आउटबीट हो जाओगे, आउटमैन हो जाओगे। मैड्रिड के पास वो न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी होती है। अगर आप मिडफील्ड की भी बात करो, आप अटैक की भी बात करो, ठीक है। अगर आप मिडफील्ड की बात करें तो इन मिडफील्ड ऑब्वियसली हमारे पास 4 मिडफील्डर्स हैं, सामने वाली टीम यूजुअली 3 मिडफील्डर खिलाती है, तो यहाँ पर 4v3 की सिचुएशन हर बार पैदा होती है एंड रियल मैड्रिड उस सिनेरियो में पूरी तरीके से अपने आप को डोमिनेट कर जाती है। अगर मैं यहाँ पर अटैक की बात करूँ तो रियल मैड्रिड के पास अगर यहाँ पर 5 या 6 प्लेयर है तो ऑपोजिशन के पास 6 या 5 प्लेयर होंगे। तो अगर मैड्रिड तो भी अपनी न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी कर रही है, आप जहाँ भी देखो मैड्रिड के पास एक एक्स्ट्रा मैन का एडवांटेज रह रहा है, तो वहाँ पर मैड्रिड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस टीम की, जब सामने वाली टीम काउंटर अटैक करती है ना तो रियल मैड्रिड पिटती है। एंड एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड जो डर्बी गेम था वो एक प्रॉपर एग्जांपल था, बिकॉज यहाँ पर रियल मैड्रिड ऑन द काउंटर पिट जाती है। यहाँ पर आपके लिए ऑरेलियन चुआमेनी काफ़ी क्विंटेसेंशियल हो जाते हैं एंड इसीलिए एंचेलोटी को ऑरेलियन चुआमेनी को डिप्लॉय करना चाहिए था ओवर प्लेइंग टोनी क्रूज एज सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। चलो ठीक है, कार्लो एंचेलोटी गॉट दैट गेम रॉन्ग, उसके ऊपर मैं इतना टचअप नहीं करना चाहूँगा, बट यू गॉट माई पॉइंट। ट्रांजिशंस को रोकने के लिए एक बहुत ही मस्कुलर सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर को खेलना बहुत ज़रूरी है। आपकी टीम में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑलरेडी वो एक प्लेयर प्रेजेंट है ऑरेलियन चुआमेनी के नाम का, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। एंड फाइनली एक चीज़ जो मुझे टचअप करनी थी वो थी क्रूज और मॉड्रिच की, तो मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूँ, मतलब आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू एवरी मैच इन जनरल। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब आप कामाविंगा और मॉड्रिच को खिलाते हो ना, रियल मैड्रिड का एवरेज पोजीशन बढ़ जाता है। आप देखोगे रियल मैड्रिड ऑन एन एवरेज 68 से लेके लकी नंबर 69% पोजीशन रख लेती है। एंड यहीं पर जब टोनी क्रूज पिच पे रहते हैं विद द लाइक्स ऑफ वैल्वर्डे, तब मैड्रिड का ऑन एन एवरेज पोजीशन 51 या 55% के आसपास रहेगा, ठीक है। तो इतना फ्लक्चुएट कैसे होता है? दैट इज बिकॉज लूका मॉड्रिच एंड कामाविंगा साथ में खेलते हैं एज ए डुओ, एज नंबर 8 जो वाइडर वाले प्लेयर्स होते हैं मिडफील्ड में, वो दोनों रोल निभाते हैं कामाविंगा और मॉड्रिच। एंड यहाँ पर वो ज़्यादातर बॉल रिटेन करते हैं ऑपोजिशन के हाफ में, बिकॉज उनकी बेस्ट एट्रीब्यूट्स तभी निकल कर आते हैं जब वो डोमिनेट करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं गेम को। बट ऑन दी अदर हैंड टोनी क्रूज इज जस्ट हैप्पी विद हैविंग द बॉल एज मच एज ही कैन हैव, एंड उस तरीके से वो अपने तरीके से गेम को कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब कर देना, एंड विद दिस आई टेक अ लीव। हाला मादरिद, ईना नमाज, हस्ता el final, vamos Real।